वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अभिवृद्धि एवं विकास को अच्छे से समझा था। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा। तो आप जो भी चीज़ें आपको नोट करवाई जाती हैं उनका एक प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाएं। आपको यहाँ पर KVS एग्ज़ाम के लिए आपका जितना भी आपका CDP का पोर्शन है वो मैं सारा कवर करवाऊँगी। उसके अलावा मैं आपको मैथमेटिक्स की टॉपिक भी पढ़ाऊँगी, लेकिन पहले CDP। सो आइए शुरुआत करते हैं। टॉपिक आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वृद्धि एवं विकास के जो सिद्धांत हैं उनको पढ़ा था, वृद्धि एवं विकास को अच्छे से समझ लिया था। आज आपको यहाँ पर आगे क्या पढ़ना है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कल मेरे पास एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने बोला कि आप लिखने में समय वेस्ट कर रही हैं, आप लिखा हुआ जो आपका कंटेंट होता है वही बताएं। एक बात बताइए, अगर मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ कंटेंट पहले से दूंगी तो क्या आप लोग नोट्स बनाओगे? कभी नहीं बनाओगे। आप कहोगे यही PDF दे दीजिए, है ना। यहाँ पर अगर मैं मेहनत कर रही हूँ ना, तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें से मैं ऐसा मान ले रही कि 50% बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि अगर मैम लिख रही हैं तो मुझे भी वो चीज़ें नोट करना है। और अगर मैं जिस दिन लिखना बंद कर दूं तो आप में से बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि मैम जब आप ही नहीं लिख रही हैं तो PDF जो आप पढ़ा रही हैं वही हमें दे दीजिए। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर देखिए, कोई ऐसा समय की बाध्यता नहीं है। आपके पास अभी समय है तो अच्छे से पढ़िए और नोट करिए चीज़ों को, ठीक है। ना ही मुझे यहाँ पर व्यूज़ की परवाह है, ना ही मुझे किसी चीज़ की परवाह है। मुझे इस बात की परवाह है कि मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ कर पाऊँ जो आप लोग डिज़र्व करते हो, ठीक। चाहे मेरा टाइम वेस्ट हो, चाहे मेरा हाथ दर्द हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। मैंने 2-2 3-3 घंटे भी ऐसे लिख लिख के पढ़ाया हुआ है इसके पहले पैट का जो कोर्स था उसमें, ठीक है। सो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे, ठीक। इसको मैं अभी हटा देती हूँ और हमें यहाँ पर बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को आज पढ़ना है, ठीक है। सो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो 2 कारक होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो आपका कारक होता है बाल विकास को प्रभावित करने वाला, वो होता है आपका वंशानुक्रम या जैविक कारक। वंशानुक्रम कहें या फिर आप जैविक कारक कहें, ठीक है। अब यहाँ पर आज मैं आपको वंशानुक्रम एवं आपका जो वातावरण है उसका अध्ययन करवाऊंगी अच्छे से, और इससे आपके कई बार क्वेश्चन बनते भी हैं आपकी परीक्षा में, तो आपको दोनों ही चीज़ों को माइंड में रखना है, ठीक। किसको? वंशानुक्रम या जैविक कारक को। और दूसरा है आपका वातावरणीय कारक। क्या होते हैं? वातावरणीय कारक, ठीक है। वातावरणीय कारक, ठीक। एक मैंने आपको पिछले वीडियो में एक सिद्धांत पढ़ाया था, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। उसमें मैंने बताया था कि व्यक्तिक विभिन्नता इसी वंशानुक्रम और वातावरण के कारण ही होती है ना। तो अगर बात करें आपके वंशानुक्रम या जैविकीय कारक में, तो इसमें तो आपका देखिए कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें वातावरणीय कारक जो है कई तरीके के होते हैं आपके, ठीक। तो वो कौन कौन से होते हैं वही आपको आज देखना है एक एक करके, ठीक। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। यहाँ पर मैं आपको लिखवा देती हूँ, इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक। सबसे पहले है आपका कौन सा? भौतिक कारक है। भौतिक कारक, भौतिक कारक। दूसरा यहाँ पर कारक है आपका पारिवारिक कारक, पारिवारिक कारक। तीसरा आपको यहाँ पर है आपका मनोवैज्ञानिक कारक। कौन सा है? मनोवैज्ञानिक कारक। चौथा आपको यहाँ पर नोट करना है कौन सा? विद्यालयी वातावरणीय कारक, ठीक है। विद्यालय के अंदर एक अलग वातावरण होता है, घर का एक अलग होता है, तो विद्यालय जो आपका वातावरण होता है ये भी आपका एक तरीके से बाल विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। वातावरणीय कारक। कई बार तो आपको ऐसे ही ऑप्शन दे दिए जाते कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक है ना। एक कोई ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा जो आपका कारक में नहीं होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक। सामाजिक, अगला है आपका सामाजिक वातावरणीय कारक। आप सभी को पता है किसी भी बालक का जो बाल विकास है उसको उसका समाज भी प्रभावित करता है, ठीक। तो वातावरणीय कारक, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा आता है? इसमें लास्ट एक और आपको नोट करना होगा, वो है आपका कौन सा? सांस्कृतिक वातावरणीय कारक। हालांकि यहाँ पर मेरा बन नहीं रहा है, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई तो मैं यहाँ पर इस साइड लिख देती हूँ, लेकिन आपको उसी के नीचे लिखना है सांस्कृतिक वातावरणीय कारक, ठीक। सांस्कृतिक वातावरणीय कारक। तो ये आपके जो है मैंने एक तरीके से आपको बता दिया है कि ये कारक हैं।
आपके बाल विकास को प्रभावित करने वाले। ठीक, जो आपके कारक हैं बेसिकली वो 2 कैटेगरी हैं उनकी। तो कौन कौन सा है? वंशानुक्रम या जैविक कारक कहें, दूसरा है आपका वातावरणीय कारक। अब आपके वातावरणीय कारक में आता है, एक तो भौतिक कारक आता है, दूसरा पारिवारिक कारक आता है, तीसरा आपका मनोवैज्ञानिक कारक आता है, चौथा विद्यालय वातावरणीय कारक, पांचवा सामाजिक आपका वातावरणीय कारक, और आपका छठवा कौन सा है? सांस्कृतिक वातावरणीय कारक। अब इन्हीं को हमें 1 बाय 1 करके पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है वंशानुक्रम या जैविक कारक को। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझना होगा क्योंकि ये बहुत जगह आपका काम आता है। ठीक, आइए देखते हैं। आपको क्या यहाँ पर हेडिंग करनी होगी? आपको हेडिंग करनी होगी वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी या जैविक कारक। अब जब भी हम वंशानुक्रम का या फिर वातावरण का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले जो आपके मनोवैज्ञानिक आते हैं उन्होंने वंशानुक्रम के बारे में क्या बताया है, हमें ये अध्ययन करना होता है, इनके बारे में जानना होता है। हालांकि केवीएस की परीक्षा में आपसे कभी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ, लेकिन उनकी डेफिनेशन पढ़ने से आपको कई सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि वंशानुक्रम है क्या, वातावरण है क्या। जब मनोवैज्ञानिकों के कथन पता होंगे तब आप अपना आंसर भी सही कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी? वुडवर्थ की, तो आइए वुडवर्थ ने वंशानुक्रम के बारे में क्या कहा है। ठीक है, तो वुडवर्थ की परिभाषा में अगर आप देखें तो वुडवर्थ का कहना है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं जो जन्म लेते समय नहीं बल्कि जन्म के 9 माह पूर्व व्यक्ति में समाहित थीं। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैम अगर ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप क्यों पढ़ा रही हैं? इसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दूसरा सवाल ये आता है मन में कि इनको कैसे याद रखेंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कैसे आपको याद रखवाती हूँ, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेने का। ठीक, तो यहाँ पर आपको वुडवर्थ की डेफिनेशन नोट करनी है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें क्या, वे सभी बातें आती हैं। कौन सी सभी बातें आती हैं? वे सभी बातें आती हैं जो जन्म लेते समय नहीं, मतलब जन्म लेते समय नहीं बल्कि जब बालक आपका जो है जन्म के 9 माह पूर्व जब आपके गर्भ में रहता है उस समय व्यक्ति में समाहित होती हैं, तो वो होता है आपका क्या? वंशानुक्रम। बल्कि जन्म के 9 माह पूर्व, जन्म होने के 9 माह पूर्व बालक कहाँ पर रहता है आप सभी को पता है। ठीक है, जन्म के 9 माह पूर्व व्यक्ति में समाहित थी। ठीक, समाहित थी, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगली जो डेफिनेशन है वो है आपकी किसकी? बी.एन. झा की। बी.एन. झा की जो डेफिनेशन है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, तो आइए हम इन्हीं की देख लेते हैं। सबसे पहले किसकी? बी.एन. झा। ठीक, बी.एन. झा ने क्या कहा है? बी.एन. झा का कहना है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको कैसे याद रखना है, मैं बताऊंगी, बस आप ध्यान से इन डेफिनेशन को पहले देखिए कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का, किसका? जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। किसका है? जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ठीक, तो ये आपने बी.एन. झा के अनुसार पढ़ लिया। अब जो थर्ड डेफिनेशन है वो किसकी है? तीसरी डेफिनेशन आपको पढ़ना है H.A. पीटरसन की। इनकी भी ये जो डेफिनेशन है बड़ी ही महत्वपूर्ण है। किसकी? H.A. पीटरसन की। H.A. पीटरसन का क्या कहना है? H.A. पीटरसन का कहना है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से, किससे? अपने माता पिता के माध्यम से अपनी पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से अपने पूर्वजों से, किससे? अपने पूर्वजों की यहाँ पर लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, अपने पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है क्या कहते हैं? उसे वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया H.A. पीटरसन के अनुसार। ठीक है,
अब एक और आपको लास्ट जो परिभाषा नोट करनी है वो नोट करनी है जेम्स ट्रेवर के अनुसार। किसके अनुसार? जेम्स ट्रेवर के अनुसार। पर उससे पहले मैं आपको एक बार यहाँ पर बता दूँ कि आपके जो हैं इन डेफिनेशन को कैसे याद रखना है, क्योंकि फिर जगह नहीं है। ठीक है, तो जब भी वुडवर्थ की बात की जाए तो आपको जन्म से 9 माह पूर्व याद रखना है। ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स आपको ढूंढ लेने हैं कि जन्म से 9 माह पूर्व की अगर बात करें तो वुडवर्थ आएंगे। ठीक है, अगर जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग की बात करी जाए, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण योग भी अगर याद रखते हैं तो बी एन झा का नाम आएगा। किसका? बी एन झा का। जन्म के 9 माह पूर्व वुडवर्थ। पूर्ण योग की बात की जाए बी एन झा। अगर मैं कहूँ कि आपके जो है व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से अपने पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है तो कहाँ पर किसका नाम आएगा? पीटरसन का नाम आएगा। ठीक है, किसका? एच ए पीटरसन का नाम आएगा। अब जो लास्ट डेफिनेशन है वो और यहाँ पर देख लेते हैं। तो लास्ट आपको डेफिनेशन मैं नोट कराने वाली हूँ किसकी? ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर इनका पूरा नाम है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का, किसका? शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतान में हस्तांतरण वंशानुक्रम कुछ ना कुछ आता है। ऐसा किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने कहा है। ठीक, तो अगर शारीरिक और मानसिक विशेषताओं की बात की जाए तो किसका नाम आएगा? जेम्स ड्रेवर का। वेरी गुड, हमें लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे भी समझ गए हैं। तो आपको नोट करना है माता पिता की। किसकी? माता पिता की शारीरिक, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं व मानसिक विशेषताओं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना क्या है? वंशानुक्रम है। ठीक, वंशानुक्रम। अब आगे आपको इसी में नेक्स्ट हेडिंग करना है वंशानुक्रम की प्रक्रिया। ठीक है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया। तो ये तो 11th-12th में जब आप लोग होंगे तो आप लोगों ने ज़रूर से इसको पढ़ा होगा। एक बार अगर मैं यहाँ पर बता दूंगी तो आप आसानी से समझ जाओगे, पर यहाँ पर आपको एक कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर वंशानुक्रम की प्रक्रिया में हमें ये देखना होता है कि ओवम और स्पर्म जब आपके मिलते हैं तो आपके एक किसके? जाइगोट का निर्माण होता है। कौन कौन? ओवम और स्पर्म से मिलकर क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, जाइगोट, ZYGOT, जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक, जाइगोट जो होता है इसे आप हिंदी में कहते हैं संयुक्त कोशिका। इसके बाद आपकी एक ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ब्लास्टोसिस्ट एक आपकी प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस होती है। तो ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया होती है और इसके बाद आपके माइटोसिस का निर्माण होता है। किसका? माइटोसिस का निर्माण होता है। माइटोसिस जिसे आप हिंदी में भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ओवम और स्पर्म से मिलकर जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट जिसे आप संयुक्त कोशिका कहते हैं। संयुक्त कोशिका। इसके बाद आपके ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस होती है और आपके भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, अब ये जो आपके संयुक्त कोश हैं, संयुक्त कोश में आपके जो गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी का मतलब क्या होता है? एक जोड़ी का मतलब होता है 2, तो 23 जोड़ी का मतलब कितना होगा? 46 होगा, है ना। तो इसमें 46 में से आपके 23 जो गुणसूत्र होते हैं वो आपकी माता से, ठीक है, किससे? माता से। और बाकी के बचे जो 23 गुणसूत्र हैं ये किससे? पिता से। ठीक है, माता से। और 23 गुणसूत्र आपके पिता से आते हैं, जिनमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी का मतलब है आपकी 44, 22 जोड़ी गुणसूत्रों में आपकी समानता पाई जाती है। ये आपको इसी तरीके से अपनी कॉपी में नोट करना है, अलग से थ्योरी बना के नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें आप आसानी से समझ सकते हो कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनमें समानता होती है। समानता होने की वजह से इनको ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक, ऑटोसोम्स कहते हैं या फिर समजात लक्षण कहते हैं। क्या? समजात लक्षण। ठीक, ऑटोसोम्स कहें या फिर समजात लक्षण कहें।
अब जो 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र है, कौन सा 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र है, वो महिला में XX होता है। मैं यहाँ पर 23वें जोड़ी की बात करें क्योंकि 22 जोड़ी तक तो यहाँ पर आपने बात कर ली कि 22 जोड़ी में समानता होगी, उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। जो 23वां जोड़ी आपका जो गुणसूत्र होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। महिला में XX होता है और पुरुष में XY होता है। महिला में क्या होगा, XX होता है और पुरुष में क्या होता है, यहाँ पर मैं फीमेल लिख देती हूँ, यहाँ पर मेल लिख देती हूँ। मेल में हमारा XY होता है, ठीक। इसी जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है, इसी 23वें जोड़ी गुणसूत्र के कारण ही लिंग का निर्धारण होता है। किसका, लिंग का निर्धारण होता है। इसीलिए जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है, इसे क्या कहते हैं, लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहते हैं। लिंग निर्धारक गुणसूत्र, ठीक, लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहते हैं। या फिर आप इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पर लिख लेना है अपनी कॉपी में। ये जो संयुक्त कोशिका होती है, संयुक्त कोशिका, इसी के नीचे ऐसे एरो लगा के आपको लिखना है। संयुक्त कोशिका जो है आपकी, ये जीवन को आधार देने वाली पहली कोशिका है। क्या है, जीवन को आधार देने वाली, जीवन को आधार देने वाली, आधार देने वाली पहली कोशिका, जीवन को आधार देने वाली पहली कोशिका कौन सी है, वो है आपकी संयुक्त कोशिका, ठीक। तो ये है आपकी पूरी वंशानुक्रम की प्रक्रिया। मैं इसको एक बार और अच्छे से बता देती हूँ कि ओवम स्पर्म मिलकर आपके जाइगोट यानी कि संयुक्त कोशिका का निर्माण करते हैं, और जो आपके ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस होती है उसके बाद आपका माइटोसिस यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। आपके जो जाइगोट हैं, इनमें आपके 23 जोड़ी यानी कि आपके 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक। इनमें से 22 जोड़ियों में क्या ये होती है, समानता होती है, जिसे आप ऑटोसोम्स कहते हैं, समजात लक्षण कहते हैं। 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र है, ये आपका अलग होता है, ठीक, जिसे आप लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहते हैं, या फिर आप सेक्स क्रोमोसोम्स इसको कहते हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपने समझ ली हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको हेडिंग करनी है इसी में। अभी चूंकि हम वंशानुक्रम पढ़ रहे हैं, पहले हम इसको पूरा खत्म करेंगे, तब हम वातावरण पे आएंगे कि वातावरण किस तरीके से बाल विकास को प्रभावित करता है, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, वंशानुक्रम के नियम, ठीक। यहाँ पर हेडिंग करिए, वंशानुक्रम के नियम, वंशानुक्रम के नियम। वंशानुक्रम के नियम में आपको कौन कौन से नियम पढ़ना है, एक बार उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ कौन सा, समानता का नियम, समानता का नियम। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। इसके प्रतिपादक कौन है, समानता के नियम के प्रतिपादक सोरेनसन है। कौन है, सोरेनसन है। देखिए, इन नियमों के प्रतिपादक के रूप में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इनके नाम आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेंगे, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको एक ठीक तरीके से जो आपका एकदम फिक्स जो नाम याद रखना है प्रतिपादक के रूप में, जो मैं बता रही हूँ वही आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज आपकी इच्छा, ठीक है। विभिन्नता का नियम, ठीक, विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का जो नियम है, ये सोरेनसन और डार्विन ने दिया था। किसने, सोरेनसन और आपके किसने, डार्विन ने दिया था, सोरेनसन और डार्विन ने। नेक्स्ट है आपके बीजकोश की निरंतरता का नियम, या जिसे आप कहते हैं अमरता का नियम। तो तीसरा मैं आपको नियम कौन सा बताऊंगी, बीजकोश की निरंतरता, निरंतरता का नियम, बीजकोश की निरंतरता का नियम, या फिर इसे ही आप क्या कहते हैं, अमरता का नियम, अमरता का नियम, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पर चौथा याद करना है, कौन सा नियम, चौथा आपको याद रखना है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, ठीक, या फिर जिसे आप चयनित गुणों का नियम भी कहते हैं, अर्जित गुणों के संक्रमण, ठीक है, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, या फिर चयनित गुणों का नियम इसे कहते हैं, चयनित गुणों का नियम। इनके प्रतिपादक आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं प्रतिपादक इसीलिए आपको ब्रैकेट में लिखवा रही हूँ। इनका जो प्रतिपादक है वो लेमार्क हैं। कौन है, लेमार्क। और ये बीजकोश वाला, इसके प्रतिपादक हैं बीजमैन। नाम से ही स्पष्ट है, आप आराम से याद रख सकते हैं, बीजमैन है, ठीक है, प्रतिपादक। और लास्ट है आपका, और जो कि है आपका कौन सा, प्रत्यागमन का नियम। तो आपको पांचवा याद रखना है यहाँ पर, प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन का नियम,
प्रत्यागमन का जो आपका नियम है, इसके प्रतिपादक आपके कौन है? लेमार्क और कौन है? सोरेनसन है। लेमार्क एंड आपके सोरेनसन है। अब यहाँ पर आपको मैं बन बाई बन करके ये सारे नियम पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग अपनी कॉपी में सबसे पहले जो हेडिंग करेंगे वो करेंगे, पहली हेडिंग कौन सी? समानता का नियम। आपको नीचे लिखना है, हालांकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस था इसीलिए मैं बता रही हूँ। समानता का नियम। समानता के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो समानता के नियम के प्रतिपादक हैं आपके सोरेनसन। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक, अब यहाँ समानता के नियम का मतलब क्या है? समानता के नियम का मतलब है, जैसा शब्द से आप समझ सकते हैं कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही संतानें होंगी, है ना। यानी कि अगर माता पिता बुद्धिमान है, कैसे हैं? माता पिता बुद्धिमान है, तो आपके बच्चे भी कैसे होंगे? संतान भी कैसी पैदा होगी? बुद्धिमान पैदा होगी। तो मुझे नहीं लगता समानता का जो नियम है इसमें लिखवाने की कुछ ज़रूरत है। अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ कि यहाँ पर बुद्धिमान माता पिता से अगर बुद्धिमान संतान पैदा होती है, बुद्धिमान माता पिता से, इस तरीके से लिखना है, बुद्धिमान संतान पैदा होती है, बुद्धिमान संतान पैदा होती है, संतान पैदा होती है। तो ये कौन सा नियम है? तो ये है आपका समानता का नियम। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। दूसरा है आपका कौन सा नियम? दूसरा है आपका विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम, ठीक है। जो विभिन्नता का नियम है इसमें आपको क्या जानना है? विभिन्नता के नियम में सबसे पहले प्रतिपादक आते हैं। तो विभिन्नता के नियम जो हैं उनके प्रतिपादक हैं सोरेनसन और डार्विन। ठीक, और ये जो आपका नियम है ये समानता का जो नियम है उसका पूरक है। क्या है? समानता के नियम का नियम का पूरक है। पूरक तो आप समझ ही गए होंगे क्या है इसका मतलब, यानी कि ये उल्टा होता है। यह नियम ये सिद्ध करता है कि बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान नहीं होते, बल्कि थोड़े बहुत जो हैं आपके भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे बुद्धिमान माता पिता की जो संतान है वो सामान्य बुद्धि की पैदा हो जाए तो वो विभिन्नता का नियम होगा। विभिन्नता का यानी कि माता पिता से डिफरेंट संतान होना, मतलब माता पिता अगर बुद्धिमान है तो बच्चे कैसे थोड़े से आपके कम बुद्धि वाले हो जाएं। ठीक है, तो यही आपको नोट करना है। लेकिन आजकल के ज़माने में जस्ट उल्टा हो रहा है, आप सभी को पता है। एक तो देखिए 5G की स्पीड में बच्चे पैदा हो रहे हैं। 5G की स्पीड में पैदा होने के बाद उनका दिमाग जो है जिस तरीके से विकसित हो रहा है फ़ोन की वजह से, आपको मैं वातावरणीय कारकों में पढ़ाऊंगी कि आजकल जो संचार के माध्यम है उनसे किस तरीके से बाल विकास प्रभावित हो रहा है। तो फिर उसके माध्यम से जो फ़ोन से विकास हो रहा है, आप सभी को पता है कि इतने जल्दी डेवलपमेंट हो जा रहा है कि माता पिता बहुत पीछे रह रहे हैं बच्चों से, है ना। माता पिता अगर सामान्य बुद्धि के, तो बच्चे तो 5G वाले बुद्धि वाले आजकल पैदा हो रहे हैं। तो आजकल उल्टा ही हो रहा है ना। तो ये विभिन्नता का नियम का तो पालन नहीं कर रहा है, मतलब विभिन्नता के नियम का ही पालन कर रहा है कि अगर आपके जो है माता पिता कैसे हों, बुद्धिमान हो तो संतान सामान्य हो जाए, या फिर सामान्य बुद्धि के हैं तो बालक कैसा बुद्धिमान हो जाए, है ना। तो ये वाला पालन कर रहे हैं। समानता के नियम में क्या होता कि जैसे माता पिता है हूबहू आपकी वैसे ही संतान है ना। तो ये समानता का होगा। लेकिन विभिन्नता का नियम उल्टा कहता है। तो आपको यही नोट करना है कि यह नियम सिद्ध करता 1 मिनट में पेन थोड़ा सा पतला कर लूँ, करता है, क्या सिद्ध करता है? कि बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर, कैसे? समान ना होकर थोड़े बहुत कैसे होते हैं? थोड़े बहुत भिन्न हो सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूँ थोड़े बहुत भिन्न हो सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाऊं तो क्या होगा एग्जाम्पल? जैसे मैंने उस बारे में बताया था कि माता पिता अगर आपके कैसे हों? बुद्धिमान माता पिता से किस तरीके की संतान पैदा हो जाना? सामान्य बुद्धि वाली संतान पैदा होना, सामान्य बुद्धि संतान। ठीक, या फिर आपके सामान्य बुद्धि माता पिता से सामान्य, इसका उल्टा भी हो सकता है क्योंकि ये विभिन्नता का नियम है कि अगर माता पिता सामान्य हैं तो आपके बालक बुद्धिमान पैदा हो जाएं। ठीक, तो सामान्य, आजकल तो यही हो रहा है, सामान्य बुद्धि माता पिता और इनसे पैदा हो जाए आपकी कौन सी, कैसी संतान? बुद्धिमान संतान,
मान संतान। तो आई होप ये दोनों नियम आपको क्लियर हो रहे होंगे। ठीक, अभी हम मूव करते हैं कौन सा, तीसरे नियम पर, जो कि है बीजकोश की निरंतरता का नियम। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। तो तीसरा है आपका बीजकोश की निरंतरता, बीजकोश की निरंतरता का नियम। ये जो बीजकोश की निरंतरता का नियम है ये बीजमैन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? बीजमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक, इसमें बताया गया है कि हम सबको जन्म देने वाला जो आपका मूल कोश होता है, कौन सा, हम सबको जन्म देने वाला मूल कोश, ध्यान से समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक, तो हम सभी को इवन, ठीक है, हम सभी को जन्म देने वाला जो मूल कोश होता है, क्या, मूल कोश, ये कभी नष्ट नहीं होता है, बल्कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपका क्या होता रहता है, स्थानांतरित होता रहता है। तो यानी कि आपका मूल कोश कभी नष्ट नहीं होगा, बल्कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपका हस्तांतरित होता रहता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, गुणों का स्थानांतरण भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है। ये जो नियम है आपका वंशानुक्रम, ये इसकी व्याख्या नहीं करता, इसीलिए इसे जो है हम लोग अमान्य घोषित कर दिया गया बाद में। ठीक, तो बीजकोश की निरंतरता का जो नियम है इसे अमान्य घोषित कर दिया गया। तो एक चीज़ तो आपको पहले यही याद रखना है कि इसको अमान्य घोषित कर दिया गया, अमान्य घोषित। और इसी में आपको नोट कर लेना है जो मैंने आपको बोला है कि हम सभी को जन्म देने वाला मूल कोश कभी नष्ट नहीं होता। ठीक, क्या है, हम सभी को जन्म देने वाला मूल कोश जो है वो कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता रहता है, स्थानांतरण होता रहता है। स्थानांतरण क्या होता है, स्थानांतरण होता रहता है। स्थानांतरित करिएगा यहाँ पर। ठीक, स्थानांतरित, ठीक है, स्थानांतरित होता रहता है। अतः गुणों का स्थानांतरण कैसा होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। ठीक है, इसी को आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको इसमें याद नहीं रखना है, उससे ज़्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। चौथा आपको यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ प्रत्यागमन का नियम। कौन सा? प्रत्यागमन का नियम। ठीक, प्रत्यागमन का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रत्यागमन का जो नियम है वो आपका बेसिकली किसके द्वारा दिया गया है? लेमार्क और सोरेनसन के द्वारा। ठीक, ये जो आपका प्रत्यागमन का नियम है ये कई बार पूछा जाता है। ये जो आपका नियम है ये बिल्कुल आपका जैसे विभिन्नता का नियम है ना, कि माता पिता के विपरीत लक्षणों वाली संतान होना, इसमें क्या होता है, बिल्कुल जैसे माता पिता हैं, माता पिता के विपरीत लक्षणों, माता पिता के विपरीत लक्षणों की संतान पैदा होना। ठीक है, जैसे बुद्धिमान माता पिता हैं तो मंद बुद्धि, एकदम जस्ट उल्टा, मंद बुद्धि, सामान्य भी नहीं। जैसे देखिए आपने विभिन्नता के नियम में ये पढ़ा है कि सामान्य बुद्धि पैदा हो जाना, लेकिन यहाँ बिल्कुल डिफरेंट ही हो जाएगा, बिल्कुल उलट फेर हो जाएगा पूरा, कि आपकी बुद्धिमान तो माता पिता हैं, माता पिता कैसे हैं, बुद्धिमान है, जैसे IAS ऑफिसर है, लेकिन बच्चा जो है चोरी चकारी कर रहा है ना, तो बुद्धिमान माता पिता से कैसे मंद बुद्धि बालक होना, मंद बुद्धि संतान का होना क्या कहलाता है? मंद बुद्धि संतान का होना कहलाता है प्रत्यागमन का नियम। एंड आज हमें जो लास्ट नियम पढ़ना है वो पढ़ना है हमें चयनित गुणों का नियम, या जैसे आपने अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम बोला था जो 5वां था। कौन सा? अर्जित गुणों के
संक्रमण का नियम। तो अर्जित जो गुण हैं उनके संक्रमण का नियम पढ़ लीजिए बस। ये जो नियम है ये आपका नियम स्पष्ट करता है कि केवल कुछ ही गुण होते हैं जो आपकी वंश परंपरा को परिलक्षित करते हैं, यानी कि कुछ ही गुण में आपकी वंश परंपरा कैसी होती, परिलक्षित होती है। वंशानुक्रम के अलावा कुछ ऐसे भी आपके गुण होते हैं जिन्हें कि हम किसी अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करके अर्जित करते हैं। ये चयनित गुणों का नियम कहता है। ठीक, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम से यह स्पष्ट होता है, या इस नियम के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि केवल, इस नियम को आप लोग भी मानते होंगे कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे आपके जो हैं लक्षण हैं जो आप किससे अपने कई सारे ऐसे गुण हैं जो अपने वातावरण से आप प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं, है ना। केवल कुछ, अगर आप यहाँ पर सीडीपी को ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा और पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा, अदरवाइज ऐसे पढ़ते जाएंगे समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, वंश परंपरा परिलक्षित होती है, परिलक्षित होती है। ठीक, और आगे लिखना है आपको, वंशानुक्रम के अलावा कुछ ही, वंशानुक्रम के अलावा कुछ ही, कुछ के बाद ऐसे कट कर दीजिए इसको, कुछ गुण कहाँ से प्राप्त करते हैं हम, कुछ गुण अपने वातावरण से, अपने वातावरण से अर्जित करते हैं। और ये जो आपने अर्जित किए हैं गुण, यही अर्जित गुण, ये अर्जित गुण आपके अर्जित गुणों का संक्रमण अगली पीढ़ी में फिर होता है। ठीक, अर्जित गुणों का संक्रमण, इसीलिए इसे अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम कहा गया। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अर्जित गुण जो हैं संक्रमण कर जाते हैं अगली पीढ़ी में। अगली पीढ़ी में होता है। आपने वंशानुक्रम के नियम पढ़ लिए। अब आपको ये जानना है कि बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग इसी में होनी चाहिए, बाल विकास पर वंशानुक्रम, बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव। ठीक, बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव। सबसे पहले इसमें आता है आपका बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमें पढ़ना है बुद्धि पर प्रभाव। ठीक है, बुद्धि पर प्रभाव। दूसरा हमें इसी में क्या पढ़ना है, तंत्रिका की बनावट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तंत्रिका की बनावट पर, तंत्रिका की बनावट, ये देखिए आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। बनावट पर प्रभाव, तंत्रिका की बनावट पर प्रभाव। कई बच्चों के मन में ऐसा आ रहा होगा कि आप जो है मैक्सिमम चीज़ों को बोलते हैं कि ऐसा आ सकता है, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके अनुसार, तो कुछ यहाँ पर ऐसा है नहीं कि जो इम्पोर्टेंट ना हो। तो देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं है जो जैसे यहाँ पर इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं कि इवन जो पेपर आप देने जाते हैं वो पेपर खरीद लेते हैं, एक दिन पहले सॉल्व करवा देते हैं और फिर वही क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप सभी को पता होगा, ये बहुत पॉपुलर रहा है ये वाला जो चीज़ मैं बता रही हूँ, तो इसमें कुछ बुराई वाली बात नहीं है और कि मैं किसी की बुराई कर रही हूँ, सभी को पता है। तो वो पेपर सॉल्व करवा दूँ, फिर एक कहूँ अरे मैंने जो पढ़ाया आपको वो सारी चीज़ें आ गई, तो मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ जेन्युइनली आपको पढ़ाना चाहती हूँ और मैं ऐसे कोई काम करना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, और यकीन करिए वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। बस आपको समझना होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों, मूल प्रवृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हम देखने वाले हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है आपका इसी में सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। कौन सा, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। एंड इसी में आपको पांचवा कौन सा पढ़ना है, पांचवा पढ़ना है आपको स्वभाव पर प्रभाव, स्वभाव
बस ये 5 आपको प्रभाव मैं पढ़ाने वाली हूँ। और जो शुरुआत के 4 है ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वभाव पर तो आप सभी लोग जान ही सकते हैं, बाकी ये 5 आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखिए, कई सारे मनोवैज्ञानिक प्रयोग हुए। उन मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से ये स्पष्ट हुआ है कि वंशानुक्रम द्वारा ही बुद्धि आपकी जो है प्राप्त होती है। किसके द्वारा? वंशानुक्रम द्वारा ही। कई सारे ऐसे प्रयोग हुए जिनमें आपका बताया गया कि वंशानुक्रम द्वारा ही बुद्धि प्राप्त होती है। कैसी होती है? बुद्धि प्राप्त होती है। इसमें आपके कई सारे मनोवैज्ञानिक आते हैं। एक आपके मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था गोडार्ड। क्या नाम था? गोडार्ड। गोडार्ड आपके जो हैं इन्होंने बुद्धि पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन किया। किस पर किया था? कालिकाक नामक एक सैनिक वंशज थे, इन पर अध्ययन किया था इन्होंने। और 480 लोगों पर इन्होंने अध्ययन किया था। ऐसा भी नहीं था कि एक लोग पर अध्ययन करके ये अपना बता दें कि आपके वंशानुक्रम जो हैं आपकी बुद्धि को प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम द्वारा ही बुद्धि प्राप्त होती है। तो गोडार्ड ने आपके किस पर अध्ययन किया था? आपको खाली इतना ही याद रखना है कि गोडार्ड ने अध्ययन किया था। किस पर अध्ययन किया था? कालिकाक। ठीक है, कालिकाक। ठीक, कालिकाक नामक सैनिक वंशज। और कितने लोगों पर अध्ययन किया? तो ब्रैकेट में ही लिख लेना, 480 लोगों पर इन्होंने अपना ही अध्ययन किया था। जिसके बाद ये पता लगाया गया कि वंशानुक्रम द्वारा आपकी बुद्धि आपकी प्राप्त होती है, यानी कि वंशानुक्रम कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को प्रभावित करता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तो कुछ था नहीं इतना। नेक्स्ट है आपका तंत्रिका की बनावट पर प्रभाव। तो मैं तंत्रिका की बनावट पर प्रभाव को इस तरह यहाँ लिख रही हूँ, ठीक, इधर की तरफ जहाँ मैंने एरो किया है। तो तंत्रिका की बनावट पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप सभी को पता है कि सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं, बालक की प्रतिक्रियाएं, वो तंत्र पर ही निर्भर करती हैं। तो जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं किस पर निर्भर करेंगी? तंत्र पर निर्भर करेंगी। तंत्रिका के कार्य करने की क्षमता और इसकी बनावट गर्भाधान के समय वंशानुक्रम द्वारा ही निर्धारित हो जाती है। और तंत्र से आपके जो प्राणी है, प्राणी की बुद्धि, सीखना, आदतें, विचार करना, आकांक्षा, ये सभी आपकी क्या होती हैं? केंद्रित रहती हैं। ठीक, तो आपको यही लिख लेना है बालक। 1 सेकेंड, मैं पेन थोड़ा सा पतला कर लूँ। आपको लिखना है बालक के सभी प्रकार की प्रतिक्रियाएं तंत्रिका, बालक के सभी प्रकार की क्रियाएं तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती हैं। तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती हैं। ठीक, तंत्रिका के कार्य करने की क्षमता, तंत्रिका के कार्य करने की क्षमता, तंत्रिका के कार्य करने की क्षमता और उसकी बनावट गर्भाधान के समय वंशानुक्रम द्वारा कैसी होती है? निर्धारित होती है। तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपका जो है वंशानुक्रम तंत्र की जो बनावट है इसको भी प्रभावित करता है इवन, है ना। तो ये भी आपको पता चल गया यहाँ से। अब जो नेक्स्ट है वो आपको क्या पढ़ना है? आपकी मूल प्रवृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव पढ़ लेते हैं भैया, क्या पड़ता है ना। मूल प्रवृत्तियाँ एक पूरा चैप्टर है और अगर आपने उसको नहीं पढ़ा ना तो मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा टीचर आप बन पाएंगे। मूल प्रवृत्तियों में सुधार करना ही एक टीचर का एक कर्तव्य है। मूल प्रवृत्तियों में जब आप सुधार करेंगे तब जाके बालक का परिमार्जन आप कर पाते हैं। तो मूल प्रवृत्ति नामक एक मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पर जितना ज़रूरी है वो आप जान लीजिए कि मूल प्रवृत्तियाँ बालक के व्यवहार को आपकी शक्ति प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? शक्ति प्रदान करती हैं। तो आपको यही नोट कर लेना है कि मूल प्रवृत्तियाँ, अभी आपको इतना ही जानना है। अगर मैं यहाँ पर बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप छोटी छोटी चीज़ों से आगे कदम रखिए, इकट्ठा मत जानिए कुछ भी, ठीक है। तो मूल प्रवृत्तियाँ आपकी जो हैं, मूल प्रवृत्तियाँ व्यक्ति के व्यवहार को शक्ति प्रदान करती हैं। क्या? शक्ति प्रदान करती हैं। ठीक, और ये जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं ये क्या है? ये हमारी प्रभावित होती हैं वंशानुक्रम से।
ठीक है। तो ये जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं, इन्हीं मूल प्रवृत्तियों से व्यक्ति को, व्यवहार को आपको क्या मिलती है, शक्ति प्रदान होती है। अगर व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियाँ गलत हो गई तो व्यक्ति बहुत बुरे तरीके से एक खाई में जा सकता है। तो उसकी मूल प्रवृत्तियाँ को सही करना, एक बालक जो है उसकी अगर मूल प्रवृत्तियों में कोई प्रॉब्लम है, उसकी मूल प्रवृत्ति गड़बड़ हो चुकी हैं, तो इनका परिमार्जन करना आप सभी का उद्देश्य होता है। ठीक है। तो ये मूल प्रवृत्तियाँ हुई। सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? सामाजिक स्थिति पर प्रभाव का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, कि आपका कोई भी व्यक्ति है, वो हर व्यक्ति सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है समाज से। आप हों चाहे मैं हूँ, ठीक है। समाज से हम क्या चाहते हैं? हम समाज से सम्मान चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? प्रतिष्ठा चाहते हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं हम समाज से। अब ऐसे व्यक्ति, मतलब ऐसे लोग कहें, ऐसे व्यक्ति कहें जो वंश से अच्छा चरित्र और सामाजिक स्थिति जिनकी है, मतलब जिनका वंश अच्छा है, जिनका वंश अच्छा है, जिनका जो चरित्र है वो अच्छा है, जिनकी सामाजिक स्थिति संबंधी जो विशेषताएं हैं वो अच्छी हैं, वंश से ही इनको ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं, मतलब ये वंश से ही इनका अच्छा चरित्र है, सामाजिक स्थिति है। तो इन व्यक्तियों को ये चीज़ें समाज में सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जो है लालसा रहती है मन में। अब ऐसा व्यक्ति जिसका पहले से वंश ही गड़बड़ है, तो उसको थोड़ा सा कम रहता है ये। यानी कि आपका सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करना ये स्वयं की विशेषता नहीं है, बल्कि जो लोग वंश से अच्छा चरित्र और सामाजिक स्थिति संबंधी विशेषताएं लेकर उत्पन्न होते हैं, भी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, है ना। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा है, इसको प्राप्त करना स्वयं की कोई विशेषता नहीं होती है, बल्कि ऐसे लोग जो वंश से अच्छे हैं, चरित्र जिनका अच्छा है और जो सामाजिक स्थिति संबंधी विशेषताएं लेकर उत्पन्न ही हुए हैं, तो उनको सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए होती है। स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वभाव पर बच्चे के स्वभाव का प्रकटीकरण जो है उसके माता पिता के स्वभाव के अनुकूल होता है। आप कई बार देखते होंगे कि जैसे माता पिता का स्वभाव है वैसे ही उनके बच्चों का स्वभाव होता है। माता पिता अगर गुस्सैल हैं तो बच्चा थोड़ा सा गुस्सैल होता है। अगर माता पिता शांत स्वभाव के हैं तो आपका बच्चा हो सकता है थोड़ा बहुत शांत हो, है ना। लेकिन आजकल देखिए, थोड़ा सा आप समझ ही रहे हैं कि जिस तरीके से ज़माना बढ़ रहा है आगे, सारी चीज़ें ये उलटफेर हो रही हैं, है ना। तो बच्चों के स्वभाव का प्रकटीकरण उसके माता पिता के स्वभाव के अनुकूल होता है। लेकिन आजकल मोबाइल ने जाकर सब कुछ चौपट कर दिया। सारा बाल विकास जो है धरा का धरा रह गया एक मोबाइल के चक्कर में। ठीक। तो आजकल लेकिन मतलब मोबाइल एक कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं इसको ऐसे नहीं कह रही हूँ कि कोई बुरी चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। मोबाइल के ज़रिए ही आप लोग घर बैठे ऑनलाइन क्लास लेते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके पास पैसे नहीं हो, मेरे जैसा हो भैया, कि कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता हो, तो फिर वहाँ पर एक सेल्फ मोटिवेशन आता है कि अरे मुझे तो पढ़ना है, आप नहीं पढ़ाना चाहते तो क्या हुआ, लेकिन मुझे तो पढ़ना है ना। मत पढ़ाइए आप, हम खुद पढ़ेंगे, मत जाने दीजिए ट्यूशन, मत जाने दीजिए कहीं, हम खुद पढ़ लेंगे। तो ऐसे बच्चे जो मेरे जैसे हैं उनके लिए फिर फ़ोन ही काम में आता है ना। टैब जो आपके पास जो कुछ भी होता है वटेवर, वही आपका काम में आता है ना। तो उनके लिए तो ये वरदान के जैसा है। लेकिन आजकल जो 1-1, 2-2 साल के बच्चों को फ़ोन दे दिया जा रहा है, ये इसकी मैं विरोधी हूँ। मैं इसकी बहुत बड़ी विरोधी हूँ कि 1 साल का बच्चा हुआ नहीं कि उसको फ़ोन की स्क्रीन में सारी चीज़ें पता है। मैं इस चीज़ की विरोधी हूँ। मैं इस चीज़ की कतई विरोधी नहीं हूँ कि एक स्टूडेंट जिसके पास पैसे नहीं है या फिर घर वाले पढ़ाना नहीं चाह रहे, कोई भी लड़की हो, ठीक है, तो उस जैसी इस लड़की के लिए या फिर उस जैसे बच्चे के लिए ये मोबाइल वरदान है ना। ये मोबाइल वरदान है, तो उसका सही यूज़ करिए। और आशा करती हूँ कि ये वंशानुक्रम का जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी और फाइनली आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है आप सभी से कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, बिकॉज आप सभी से मुझे जो हिम्मत मिलती है वो मुझे कभी हिम्मत नहीं मिलती इतनी। आप सभी के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच।